हेलो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2। जो कल लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 1 था, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर में कंप्लीट होगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। बहुत बेसिक है इक्विवेलेंट कंसेप्ट और जो मॉल कंसेप्ट है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बेस पे हम सभी रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा। एक चीज़ मैं कल आपको बता चुका था। होता क्या है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ये भी मैं आपको बता चुका था। इसलिए मेरे चैनल को स्वामी मनोज केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। ये चीज़ करना ना भूलें प्लीज़। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का टॉपिक चल रहा है जिसमें इक्विवेलेंट वेट मैं आपको बता चुका था। इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और आयनिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर केस है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक केस है तो एटॉमिक वेट और आयनिक केस है तो आयनिक वेट। उसके साथ n फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। एसिड का कल बता दिया था मैंने आपको कि एसिड की जो बेसिसिटी होती है मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एन डोनेट्स इन रिएक्शन और डोनेट्स इन एक्वस सॉल्यूशन बाय एन एसिड इज कॉल्ड n फैक्टर। एक्वस सॉल्यूशन में जितने हाइड्रोजन आयन वो डोनेट कर सकता है वो मैक्सिमम होंगे, रिएक्शन में उससे कम कर सकता है तो n फैक्टर चेंजेबल है। n फैक्टर चेंजेबल है तो इक्विवेलेंट मास भी चेंजेबल है किसी कंपाउंड का। तो हम एसिड के बारे में बात करें, उसकी बेसिसिटी थी। बेसिसिटी हाइड्रोजन आयन डोनेट कितना कर रहा है उसकी बेसिसिटी है। इसी टाइप से कल एक एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ कि H3PO4 इसका n फैक्टर 1 भी हो सकता है, n फैक्टर 2 भी हो सकता है, n फैक्टर 3 भी हो सकता है। n फैक्टर 1 कब होगा जब ये एक हाइड्रोजन आयन डेवलप करे, n फैक्टर 2 जब 2 करेगा और n फैक्टर 3 जब ये 3 हाइड्रोजन आयन डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस कि H3PO4 अगर डिसोसिएट होता है H प्लस H2 PO4 माइनस में तो n फैक्टर 1 हो गया। और अगर H3PO4 डिसोसिएट होता है 2 ऑफ H प्लस HPO4 ऑफ माइनस 2 तो इसके लिए n फैक्टर 2 हो जाता है। और जब ये डिसोसिएट होता है H3PO4 इज डिसोसिएटिंग 3 ऑफ H प्लस फॉस्फेट आयन PO4 माइनस 3। फॉस्फेट आयन में जब ये डिसोसिएट होता है तो n फैक्टर इसके लिए 3 हो जाता है। तो n फैक्टर बेस्ड है ये सब चीजें। n फैक्टर कितना होगा कितना नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन में इसका n फैक्टर 3 होगा और रिएक्शंस में ये तीनों हो सकते हैं। यानी कि H3PO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो सकता है। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो सकता है। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3 हो सकता है। ये एसिड्स की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस की। बेसिस की एसिडिसिटी, बेसिस की जो एसिडिसिटी होती है उसका n फैक्टर होती है। एसिडिसिटी की अगर बात करें हम तो एसिडिसिटी इज n फैक्टर एंड इट इज नंबर ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट्स in reaction or in aqueous solution by an acid, by a base is called acidicity. of base, वो बेस की एसिडिसिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा Na प्लस OH माइनस में तो एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो n फैक्टर 1 हो गया, इसकी एसिडिसिटी 1 हो गई तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा व्हिच इज 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा
Ca+2 ऑफ OH माइनस, 2 हाइड्रोक्सिल आयन देगा। उस कंडीशन में इसकी एसिडिसिटी 2 हो जाएगी और इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 40 होता है, ऑप्शन 16 117, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 प्लस दिस 74 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, 34 प्लस पे 40, दिस इज 74 डिवाइडेड बाय 2। इस टाइप से हम बेस की एसिडिसिटी को n फैक्टर यूज करते हैं और उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। थर्ड, सेकंड था बेस, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इन केस ऑफ आयन और रेडिकल, आयन और रेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो आयन और रेडिकल के केस में जो चार्ज होता है इस आयन के ऊपर विच इज एन फैक्टर, वो उसका एन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल H प्लस, एन फैक्टर इज 1, +1 हो या -1 हो, 1। O माइनस 2, एन फैक्टर इज 2, देन इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका आयनिक वेट। आयनिक वेट हाइड्रोजन का 1 है, जो कि हम डेफिनेशन में भी बता चुके हैं कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है। इसी टाइप से इसका एन फैक्टर 2 है, तो इसका आयनिक वेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आयनिक वेट 16 है, 16 डिवाइड बाय 2 विच इज 8, जो कि हम डेफिनेशन में यूज कर चुके हैं कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। ये हम डेफिनेशन में बता चुके हैं और डेफिनेशन में इसको हम कंप्लीटली यूज कर चुके हैं। इसी टाइप से मैं बात करूं Al+3, एल्यूमिनियम, एन फैक्टर इज 3, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 3 है, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयनिक वेट डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू एल्यूमिनियम का आयनिक वेट 27 होता है, 27 डिवाइड बाय 3 विच इज 9, तो 9 को हम यूज कर चुके हैं। इसी टाइप से क्लोरीन Cl- आयन बनाता है क्लोराइड, एन फैक्टर 1 हो जाएगा इसका, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आयनिक वेट विच इज 35.5, जो कि हम डेफिनेशन में यूज कर चुके हैं। इसी टाइप से मैग्नीशियम का एग्जांपल देता हूं। मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, एन फैक्टर इस पे 2 हो जाएगा, देन इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल टू आयनिक वेट डिवाइड बाय 2 विच इज 24 डिवाइड बाय 2 विच इज 12। ये सब चीजें हम डेफिनेशंस में यूज कर चुके हैं। एक से ज्यादा एटम से कॉम्बिनेशन से जो आयन बनता है उसके लिए भी हम इसी टाइप से करेंगे। फॉर एग्जांपल in case of sulfate SO4-2, it is sulfate ion. Charge of sulfate ion is 2, then n factor is 2. Then what is the equivalent weight? Equivalent weight which is equal to ionic weight divided by 2. And ionic weight of sulfate ion 32 plus 64, 16 into 4, 64 plus 32, which is 96 divided by 2, which is 48. Then equivalent weight of sulfate ion is 48. For example, carbonate CO3-2. N factor is 2. It is due to charge on carbonate ion. Then equivalent weight is equal to ionic weight divided by 2. And ionic weight of carbonate, carbon 12 and 16 multiplied by 3. 48, 48 plus 12, 60, 60 divided by 2, which is 30. For example, NH4 plus ammonium ion, N factor is 1, then equivalent weight is equal to ionic weight, which is equal to 14 plus 4, 18. N factor is 1 here. For example, phosphate ion PO4-3, that is phosphate. Then N factor is 3, then equivalent weight is equal to ionic weight divided by 3. इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ आयंस। जो उनका चार्ज होता है वो n फैक्टर होता है, उसी के बेस से हम उसका इक्विवेलेंट वेट कंसीडर कर लेते हैं। एंड फोर्थ, in case of ionic compound,
आयनिक कंपाउंड सपोज करो ये है AXBY, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इन दिस मैनर, ये डिसोसिएट होता है इस टाइप से कि जो X नंबर है इसके नीचे वो A के सामने आ जाता है, X ऑफ A, और जो Y नंबर है वो A के ऊपर चला जाता है प्लस में, प्लस Y, यानी पहला जो रेडिकल होता है आयनिक कंपाउंड में वो कैटायन होता है, सेकेंड होगा विच इज एनायन, एंड दूसरा केस जो B डिसोसिएट होगा देन Y B के सामने आ जाएगा और X B के ऊपर चला जाएगा माइनस में, देन Y एंड B एंड माइनस X, इस टाइप से कोई आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है। नेट कैटायनिक चार्ज किसी भी न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड के लिए डिसोसिएशन में नेट कैटायनिक चार्ज which is equal to X into Y means plus X into Y, and net anionic charge which is equal to Y into X minus XY। जब न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड होता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो कैटायनिक और एनायनिक चार्ज का मोड इक्वल होता है, एक पे साइन पॉजिटिव होता है, एक पे साइन नेगेटिव होता है, मींस दोनों के मोड्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो इक्वल चार्ज के रूप में डिसोसिएट होगा जब ये न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स वाई विच इज एन फैक्टर, जो एक्स वाई है वही एन फैक्टर है, एक्स इंटू वाई, यानी कि चार्ज जो नेट कैटायनिक चार्ज मोड ऑफ नेट कैटायनिक और एनायनिक चार्ज इज एन फैक्टर, मोड ऑफ नेट कैटायनिक और नेट एनायनिक चार्ज इज एन फैक्टर हियर। फॉर एग्जांपल Al2O3, सपोज करो कि ये कंप्लीट आयनिक कंपाउंड है, देन इट डिसोसिएटेड दिस मैनर, ये जो 2 नंबर एल्यूमिनियम के नीचे है वो इसके सामने आएगा इन फ्रंट ऑफ, और 3 है वो इसके ऊपर जाएगा चार्ज की फॉर्म में, क्योंकि ये 3 एल्यूमिनियम का चार्ज होता है, क्रॉस लगा रखे हैं हमने जो कंपाउंड फॉर्मेट किया था, +3 चार्ज एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के नीचे और -2 चार्ज जो ऑक्सीजन का था वो एल्यूमिनियम के नीचे आ गया, देन इट डिसोसिएट इन दिस मैनर 2Al +3 ऑफ O-2, 2Al +3 O -2। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसके सामने चला गया, 3 इसके ऊपर आ गया, 3 इसके सामने आ गया, 2 इसके ऊपर आ गया, तो इस टाइप से हुआ। देन नेट कैटायनिक और एनायनिक चार्ज is 3 into 2 which is 6, 2 into 3 और 3 into 2 मोड यूज करेंगे हम, which is n फैक्टर, यही इसका n फैक्टर होगा। then n factor is 6, then equivalent weight of Al2O3 which is equal to molecular weight divided by 6, and molecular weight एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 54 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, 48 plus 54 is 102 divided by 6 which is 17, then equivalent mass of Al2O3 is 17, equivalent mass Al2O3 का 17 होगा। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमने अभी तक यूज किया कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 होता है और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 9 plus 8 is 17, 9 plus 8 is 17। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, दोनों का सम है। इसी टाइप से हम बात करें Fe3O4 की, Fe3O4 की नहीं बात करते हैं, Fe2O3 की करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड होता है। Fe2O3 डिसोसिएट इन 2 of Fe plus 3 of O-2, then n factor is 6, 3 into 2 which is 6, net cationic और net anionic charge, then equivalent weight which is equal to molecular weight divided by 6, this is equal to molecular weight। अगर इसका हम देखते हैं तो आयरन
आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 56 होता है, ऑप्शन का 16 है। देन 56 मल्टीप्लाई बाय 2 112, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, which is 160 divided by 6, which is 6.66, 26.66 फ्रैक्शनल हो सकता है इक्विवेलेंट बेस। डायरेक्ट अगर देखें हम तो आयरन का होता है 56, इसका 4 3 है तो डिवाइड बाय 3, एंड ऑप्शन का होता है 8, देन 56 डिवाइड बाय 3 प्लस 8, which is equal to 56 डिवाइड बाय 3 18.66 और प्लस में 8 which is 26.66। इस टाइप से हम इक्विवेलेंट पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो 4 टाइप की मैंने चीज बताई, एसिड्स वो एक कंपाउंड है, बेसिस वो एक कंपाउंड है, आयंस उनके चार्ज के लिए, और आयनिक कंपाउंड्स को डिसोसिएट करके या फिर इंडिविजुअली उन एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मास को सम करके हम उसको बता सकते हैं। इनफैक्ट क्या होता है ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। अब रही बात इक्विवेलेंट्स की, इक्विवेलेंट वेट हो गया, इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जिस टाइप से मैंने मोल में आपको बताया था कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इज मोल्स और ग्राम मोल्स, इसी टाइप से इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स विच इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट्स बोल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोल सकते हैं इनको, which is given mass upon equivalent mass is gram equivalent or equivalents, given mass upon molar mass is number of moles। दोनों कंसेप्ट क्या हैं, given mass upon equivalent mass है, सॉरी इक्विवेलेंट्स हैं, और given mass upon molar mass ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, ग्राम मोल्स हैं और मोल्स हैं। इस टाइप से कंसीडर करते हैं इक्विवेलेंट्स को। अब रही बात इक्विवेलेंट्स की कि अगर कोई रिएक्शंस की हम बात करें तो किसी भी रिएक्शन में, मैंने आपको कल बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, किसी भी रिएक्शन में दो सब्सटेंस के सेम ग्राम इक्विवेलेंट या सेम इक्विवेलेंट्स यूज होते हैं। जितने इक्विवेलेंट इसके यूज होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके यूज होंगे। फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस NaOH, इस टाइप की रिएक्शन कल बताई थी मैंने आपको, विच इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2, एंड सेकेंड H2SO4 प्लस 2NaOH gives Na2SO4 प्लस 2H2। इसमें अगर देखते हैं तो कल मैंने आपको रिपीट कर दिया था कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने केवल एक हाइड्रोजन आयन दिया है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, एक हाइड्रोजन आयन इसके पास है अभी, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन आयन दे दिए। तो एसिड के लिए N फैक्टर 1 हो गया, इसमें N फैक्टर 2 हो गया। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस NaOH 1 मोल केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, 1 मोल केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, 2 मोल 2 हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। तो हम 1 मोल के केस में चलते हैं, N फैक्टर के केस में, इसके लिए N फैक्टर 1 हो गया और इसके लिए भी N फैक्टर 1 हो गया। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं हम तो 98 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो 40 है। दीज आर मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो 98 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो 40 है, लेकिन रिएक्शन में 2 मोल यूज हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 80, यानी इस रिएक्शन में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज हो रहा है। इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 80 ग्राम NaOH के साथ यूज हो रहा है। इसके केस में इसका इक्विवेलेंट वेट which is equal to molecular weight which is 98। इसके केस में इसका इक्विवेलेंट वेट which is equal to molecular weight divided by 2 which is 49। then 49 ग्राम इसमें is 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 49 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या है 49 है, तो गिवन मास 49 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास 49 which is 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यूज हो रहा है 98, देन इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं which is 2 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं, क्योंकि 49 ग्राम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 98 ग्राम का 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। यहाँ पे 98 ग्राम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे
जो ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहा है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 40 होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास 40 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास भी इसका 40 है, इक्विवेलेंट मास भी 40 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 हो गए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, तो इसके 80 ग्राम के साथ यूज हो रहा है। तो इक्विवेलेंट्स विच इज इक्वल टू गिवन मास 80 है और इक्विवेलेंट मास 40 है, विच इज 2 ग्राम इक्विवेलेंट। 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ यूज हो रहा है इसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। यानी कि रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी उनके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करती हैं और इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस के सेम ग्राम इक्विवेलेंट ही यूज होते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोल कंसेप्ट। बताओ उसको। Determination of equivalent mass. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को हमने यूज किया, तो उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही डिटर्मिनेशन कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास का। हमने 3 एलिमेंट इसलिए यूज किए यहाँ पे कि कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से नहीं कर पाता, या फिर वो क्लोरीन से नहीं कर पाता, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन कर देंगे। अगर कोई ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाता है, क्लोरीन से नहीं कर पा रहा, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अगर कोई क्लोरीन से कर पा रहा है, बाकियों से नहीं कर पा रहा, तो उसको क्लोरीन से। इसलिए हमने 3 एलिमेंट यहाँ पे पुट किए हैं। तीनों टाइप से हम उसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। सपोज करो कि एक सब्सटेंस हमने अभी बनाया, या अभी इजाद हुआ है, या अभी डिस्कवर्ड हुआ है, उस सब्सटेंस को मैं एंड यूज कर रहा हूँ। उसको सबसे पहले वेट ले लिया हमने, उसका वेट है सपोज करो x ग्राम। कितना वेट लिया हमने? x ग्राम। और HCl या फिर किसी एसिड के अंदर, एक एसिड है जिसमें उसको हमने डाल दिया। एसिड का वेट हमने नहीं लिया कि कितना है कितना नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन एसिड इन एक्सेस, एसिड इतना था कि ये जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली उससे रिएक्ट कर चुका, उसके बाद भी एसिड बचना चाहिए, इसलिए एसिड कैसा हो गया? एक्सेस। मींस जो सब्सटेंस था वो कंप्लीटली उसके साथ ट्रीट हो चुका है। तो कंप्लीट ट्रीट होने के बाद MClX बनाएगा, एक तो अपना क्लोराइड बनाएगा, एलिमेंट का क्लोराइड बनेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेगा। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंस नहीं किया यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन इसकी कोई भी बैलेंस नहीं हो सकती है, वो हमें नहीं पता अभी, इसलिए X यूज किया। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिप्लेस हुई। जो रिप्लेस हुई हाइड्रोजन गैस है उसको बाहर निकाल के हम उसका वेट ले लेंगे। सपोज करो कि फाइनल वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज 5 ग्राम, दिस इज 5 ग्राम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी सब्सटेंस है उसको एक्सेस एसिड में डालेंगे, उसके x ग्राम को पहले उसको वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद उसके x ग्राम को हम किसी एसिड में डालेंगे जो उसके ट्रीट कर सका हो। एसिड के साथ उसका क्लोराइड बनेगा या फिर उसका कोई भी आयन बनेगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस से रिप्लेस होगी। हाइड्रोजन गैस जो रिप्लेस होगी उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसका वेट ले लेंगे विच इज 5 ग्राम। x और 5 ग्राम हमारे पास आ गया। तो जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं हम, तो जो इनके मास के रेशियो होते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस के जो मास रेशियो होते हैं वो उनके इक्विवेलेंट मास रेशियो भी होते हैं। मींस मास रेशियो which is equal to equivalent mass ratio। ऑलवेज किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस का मास रेशियो होता है वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के भी इक्वल होता है। मींस मास ऑफ मेटल या मास ऑफ एम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का मास रेशियो विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन।
ये आ गया आपके पास कि इन दोनों का जो मास रेशियो था इस रिएक्शन में वो इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल हो गया। तो इसको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना। मास ऑफ m इज x, m का मास x था, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन जो लिबरेट हुआ विच इज 5, एंड विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ m इज e, मान लिया आपने, एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देन व्हाट इज e? e is x by y, means equivalent mass of substance is ratio of mass of substance x gram which displaced hydrogen gas y gram. Y gram of hydrogen gas displaced by x gram of substance. तो x और y का जो रेशियो होता है वो उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सेस ऑफ एसिड के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करवा लिया, डिस्प्लेस करवा लिया, x ग्राम हमारे पास जो सब्सटेंस था वो था, उसके बाद हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुई या डिस्प्लेस हुई विच इज y ग्राम, दोनों का जो मास रेशियो होगा वो इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है। इसी टाइप से दूसरा मेथड ऑक्साइड मेथड। ऑक्साइड मेथड, जो हाइड्रोजन से ट्रीट नहीं होते एलिमेंट उनके लिए हम ऑक्साइड मेथड यूज कर सकते हैं। कि सपोज करो कोई सब्सटेंस था m विच इज x ग्राम, पहले उसको बैलेंस कर लिया हमने, उसको हमने बर्न कर दिया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। बर्न करने के बाद उसका ऑक्साइड बन गया MOX, सॉलिड बना। तो सपोज करो x ग्राम मेटल है, मेटल ही सपोज कर लो, मेटल को हमने ऑक्सीजन एक्सेस में क्या कर दिया, कंबस्ट कर दिया। कंबस्ट करने के बाद एक ऑक्साइड बना, मेटलिक ऑक्साइड, जो सॉलिड बनेगा उसका मास हमने ले लिया। तो x ग्राम जब इसके साथ ट्रीट होगा तो मास कंजर्व रहेगा, दोनों का मास इसमें आ जाएगा विच इज y ग्राम। हमने बाद में उसको बैलेंस कर लिया, वो y ग्राम था। तो हम ये निकाल लेंगे कि ऑक्सीजन कितने ग्राम यहाँ पे यूज हुई, यानी फाइनल मास ये था और इनिशियल मास ये था। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होने के बाद ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो गया। देन मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड which is equal to y minus x gram. Then mass ratio which is equal to equivalent mass ratio. तो मास का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मास ऑफ m डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मास ऑफ O, mass of m divided by mass of oxygen which is equal to equivalent mass of m divided by equivalent mass of oxygen. Equivalent mass of oxygen is 8 and mass of m is x gram, mass of O is y minus x gram, and y is mass of metallic oxide finally. Then x divided by y minus x which is equal to equivalent mass of m divided by 8. Then equivalent mass of m which is equal to 8x divided by y minus x. ऑक्साइड मेथड से भी हम इक्विवेलेंट मास को डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का रेशियो होता है वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है। चाहे किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लगाएं, हम रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट लगाएं, वन रिएक्टेंट टू अनदर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट टू वन प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट टू अनदर प्रोडक्ट, सभी के मास के रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होते हैं। तो इक्विवेलेंट मास आ गया यहाँ पे 8x डिवाइड बाय y माइनस x। x और y की वैल्यू हमें पता है तो मेटल का या फिर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बता सकते हैं। x इज इनिशियल मास ऑफ सब्सटेंस एंड y इज मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन और कंबशन। मेटलिक ऑक्साइड या जो उसका ऑक्साइड बना उसका मास है, इसको माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मास हो गया। इस टाइप से ऑक्साइड मेथड यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से किसी भी रिएक्शन के लिए इनको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कंसेप्ट है कि मास रेशियो इक्विवेलेंट मास रेशियो के इक्वल होता है। थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, क्लोराइड मेथड।
कोई भी सब्सटेंस है x ग्राम, क्लोरीन के साथ एक्सेस में हम उसको ट्रीट करवा देंगे। एक्सेस का मतलब ये है कि कंप्लीटली इससे रिएक्शन करना चाहिए और ये बचना चाहिए। तो इसका MClX बनेगा। X इसलिए यूज कर रहा हूँ कि पता नहीं क्या वैलेंसी है इसकी और किस टाइप से यूज हो रहा है। ये क्लोराइड बन गया इसका मेटल का, ये सब्सटेंस का क्लोराइड बन गया। इसका मास ले लिया हमने y ग्राम, इसका मास आ गया। बाद में सॉलिड बना, इसको बैलेंस कर लिया हमने, बैलेंस किया तो y ग्राम बन गया। x ग्राम क्लोरीन एक गैस होती है, लिक्विड हो जाती है, वो सॉलिड बनेगा। तो क्लोरीन यूज्ड क्लोरीन इज y minus x, then mass of M divided by mass of Cl, which is equal to equivalent mass of M divided by equivalent mass of Cl. Mass of M is x, mass of Cl is y minus x, which is equal to equivalent mass of M. Calculate करना है हमें। equivalent mass of chlorine we know 35.5, यानी कि equivalent mass of this substance which is equal to 35.5 of x divided by y minus x। इससे हम इसके इक्विवेलेंट मास को कंसीडर करते हैं। x क्या है, जो सब्सटेंस का शुरुआत में हमने वेट लिया। y क्या है, जो उसका क्लोराइड बना उसका वेट लिया। क्लोरीन का वेट निकालने के लिए हमने y minus x कर दिया। इसका मास डिवाइड बाय इसका मास मींस मास ऑफ m डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ m डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन वी नो 35.5। तो इस टाइप के मेथड्स हम किसी भी रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस किया हमने, तो एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगी तो मास का रेशो दोनों मेटल्स का दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशो के इक्वल होगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट था। इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आगे करेंगे। थैंक यू।